तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आया हूँ जापानीज हॉरर जो बहुत ज्यादा क्रीपी है, सुकीसोई मेगुमी के डिमोनिक किस्से। आपने कुछ टाइम पहले मेरे चैनल पे मेगुमी के 5 डिमोनिक किस्सों को सुना होगा, जिसमें जो मेगुमी थी वो एक साइकिक है जिसके साथ कुछ लाइफ में अजीब और क्रीपी चीजें हुई है। और आज हम मेगुमी की 4 और कहानियां देखने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। ये एक जापानीज सीरीज है जो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और अगर आप लोग अब चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपके ऐसे सपोर्ट की हमारे इस चैनल को जरूरत है। और हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा सुकीसोई कहानी की एक डिमोनिक डरावनी और क्रीपी कहानी की तरफ। तो पहली कहानी का नाम है लैंडलेडी और ये कहानी शुरू होती है गोतो नाम की एक औरत को दिखाते हुए जो कॉल सेंटर में काम करती थी। और आपको पता ही होगा कि कॉल सेंटर में कितना ज्यादा काम होता है। बेचारी गोतो भी परेशान थी और आजकल गोतो के बॉस को उसकी बहुत सारी कंप्लेंट आ रही थी और इसलिए आज गोतो को बहुत ज्यादा डांट पड़ती है। पर इस सीन में गोतो की गर्दन में अचानक खुजली होने लगती है। देन गोतो इल्जाम लगा देती है अपने बॉस पे कि उसका बॉस उसे हमेशा बेकार क्लाइंट्स लाके देता है और इस चक्कर में गोतो की नौकरी चले जाती है। पर शाम तक गोतो की गर्दन की खुजली बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। खैर गोतो अब घर जाती है और वो रहती थी एक बड़ी सी और पुरानी सी बिल्डिंग में, और इतनी बड़ी बिल्डिंग की सिर्फ एक मालकिन थी जो थी एक बूढ़ी औरत। और वो गोतो को याद दिलाने आती है कि उसका रेंट पेंडिंग है। लैंडलेडी के प्रेशर की वजह से गोतो की गर्दन में खुजली और बढ़ जाती है, पर गोतो लैंडलेडी को जवाब नहीं देती। देन गोतो जाती है कूड़ा फेंकने। और दोस्तों इस बिल्डिंग का एक अजीब सा रूल था कि कूड़ा सिर्फ संडे को फेंक सकते हैं, और गोतो इस रूल को तोड़ देती है आज और कूड़ा फेंक देती है। वो दिन घर वापस आती है, पर घर में घुसते ही गेट पीटने लगती है लैंडलेडी और गोतो को चिल्लाकर बोलने लगती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कूड़ा फेंकने की। ये सुनकर गोतो की गर्दन में खुजली और ज्यादा बढ़ जाती है और उसके स्किन पे एक बहुत घिनौना दाग भी बन गया था। वो दिन बाहर जाती है, पर लैंडलेडी हो गई थी गायब और गोतो ने जो कूड़ा फेंका था वो उसके घर के बाहर ही पड़ा था। खैर आज गोतो अपने घर पे इनवाइट करती है अपनी एक फ्रेंड को, और दोस्तों वो फ्रेंड थी मेगुमी जिसपे साइकिक पावर्स है। मेगुमी और गोतो मौज मस्ती करते हैं, बट बीच में मेगुमी को सुनाई देती है नॉकिंग की आवाज और गोतो मेगुमी को बोलती है कि आवाजों पे ध्यान मत दो, बगल में एक पागल बुढ़िया रहती है। देन इसके बाद मेगुमी जाती है रात का डिनर लेने, और जब वो एलिवेटर में चढ़ती है तभी उसके पास आ जाती है लैंडलेडी। मेगुमी लैंडलेडी से बात करने की कोशिश करती है, पर वो मेगुमी की बातों का जवाब नहीं देती और वो एलिवेटर से भी बाहर नहीं निकलती ग्राउंड फ्लोर के आने के बाद भी। रात को फिर गोतो बताती है कि बूढ़ी लैंडलेडी असल में मर चुकी है और ये आवाजें उसकी आत्मा कर रही है, जिससे मेगुमी डर जाती है। हालांकि अगले ही पल गोतो बोल देती है कि वो मजाक कर रही है और ऐसा कुछ नहीं है। पर दोस्तों गोतो के हिसाब से इस पूरी बिल्डिंग में वो और लैंडलेडी ही रहते थे और इसलिए यहाँ का रेंट भी सस्ता है, जो बात मेगुमी को थोड़ी अजीब लगती है, पर वो इस पे ध्यान नहीं देती। अब रात को सोने का टाइम आता है, पर मेगुमी को बेड पे जाने से पहले दिखाई देता है टीवी जो चल रहा था, एंड देन अचानक टीवी की स्क्रीन ग्लिच करने लगती है, जिससे मेगुमी समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। वो टीवी बंद करती है, पर अचानक उसे अपने पीछे दिखाई देती है गोतो, पर मेगुमी के पीछे मुड़ने पे वहां पे कोई नहीं था। मेगुमी अब जाकर चेक करती है और उसे घर का मेन दरवाजा खुला मिलता है। वो जाकर देखती है कि लैंडलेडी के घर का दरवाजा भी खुला हुआ है, और ऑब्वियसली अब गोतो को ढूंढते ढूंढते मेगुमी चले जाती है लैंडलेडी के घर पे जो अंधेरे से भरा हुआ था। मेगुमी इस क्रीपी से घर के अंदर जाकर छानाबीनी स्टार्ट कर देती है और जल्दी ही उसे दिखाई देती है एक डेमोनिक शैडो, पर वो सिर्फ एक काला धब्बा था जो अचानक ही बदल जाता है इविल लैंडलेडी में, जो मेगुमी पे चिल्लाकर वहां से भाग जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। देन गेट कोई बाहर से पीटने लगता है, और जब मेगुमी लैंडलेडी के घर से ही बाहर दरवाजे में चेक करती है तो उसे दिखाई देती है गोतो। दोस्तों गोतो असल में बाहर ही थी और वो लैंडलेडी से बात करने आई थी उसके घर पे। गोतो अब लैंडलेडी पे चिल्लाने लगती है और बोलती है कि मेरा पीछा छोड़ दे पागल बुढ़िया, तेरे को मौत के बाद भी चैन नहीं मिला क्या? जिसके बाद गोतो वहां से चले जाती है। ये सब सुन के मेगुमी के होश उड़ गए थे, और जब मेगुमी वापस गोतो के घर जाती है तो गोतो वहीं पे टीवी देख रही थी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। ऑब्वियसली मेगुमी अब गोतो को बोलती है कि ये घर खाली कर दो, पर गोतो घर खाली नहीं करना चाहती थी क्योंकि यहाँ का रेंट सस्ता है। अगले दिन मेगुमी दिन घर चले जाती है, पर दोस्तों मेगुमी सब कुछ समझ चुकी थी। असल में बात ये थी कि लैंडलेडी मर चुकी थी और उसका मर्डर करा था गोतो ने ताकि उसे रेंट ना देना पड़े।
और इसलिए ही लैंडलेडी की आत्मा हो गई थी डिमोनिक और वो पीछे पड़ गई थी गोतो के। यही रीजन है कि गोतो की नौकरी चली गई थी और उसकी गर्दन पे खुजली हो रही थी, क्योंकि ये एक निशान था पोजेशन का। लैंडलेडी की आत्मा गोतो को पोजेस करना चाहती थी और वो अपना बदला लेना चाहती थी। अब दूसरी कहानी का नाम है द जजेस, और ये कहानी उस टाइम की है जब मेगुमी कॉलेज में थी और उसका लव इंटरेस्ट था योशिता नाम का एक लड़का, जो गर्मियों की छुट्टियों के टाइम पे मेगुमी को लेके आया हुआ था अपने घर अपनी माँ से मिलवाने, जो एक बड़े से विला में रहती थी पहाड़ों पे। मेगुमी जाकर योशिता की माँ से मिलती है, जो योशिता को बिल्कुल ऐसे ट्रीट करती है जैसे वो एक छोटा बच्चा हो। देन हाय हेलो के बीच में ही मम्मी जी धीरे से बोलती है कि मेगुमी जैसी लड़की योशिता के लिए ठीक नहीं। ये बात मेगुमी सुन तो नहीं पाती। एंड देन योशिता और मेगुमी जब घर के अंदर जाते हैं तो घर के अंदर घुसने से पहले ही मेगुमी के सॉक्स लाल कलर के हो गए थे, जैसे कि कोई शक्ति ये नहीं चाहती कि मेगुमी इस घर में आए। और तो और योशिता की मम्मी भी मेगुमी को बहुत क्रीपी तरीके से घूर कर हंस रही थी। देन घर के अंदर मेगुमी को पता चलता है प्रेयर रूम के बारे में, जहाँ पे घर के सारे एंसेस्टर्स की फोटो लगी हुई थी, लाइक दादा दादी, परदादी, योशिता के पापा और उसकी बहन और उनका कुत्ता भी। और ये सब लोग ऑब्वियसली मर चुके थे। परिवार में सिर्फ योशिता और उसकी माँ ही बचे हैं, पर मेगुमी इन चीजों पे ध्यान नहीं देती क्योंकि फिलहाल के लिए एक नॉर्मल फैमिली लग रही थी। देन योशिता और उसकी मम्मी और मेगुमी बैठ जाते हैं चाय पानी के लिए, पर हम लोग किचन की खिड़की के बाहर देख पाते हैं योशिता की परदादी की आत्मा को एक पल के लिए। इसके बाद मम्मी जी चाय और उबले हुए अंडे लाती है स्नैक्स में, पर मेगुमी के अंडे में फफूंदी लगी हुई थी। और जैसे ही मेगुमी ये बात बोलती है, मम्मी जी अचानक ही पागल हो जाती है। वो सारे अंडे वापस ले जाकर फेंक देती है और अपना सर टेबल में पीटने लगती है और माफी मांगने लगती है अपने पूर्वजों से। देन योशिता अपनी माँ को काम डाउन कर उसे याद दिलाता है चॉकलेट केक के बारे में जो कैबिनेट में रखा है, और अब उसकी मम्मी तुरंत पागलों की तरह कैबिनेट में भी छानाबीनी करने लगती है। और जब मेगुमी बोलती है कि आंटी क्या मैं कुछ मदद करूं, तो योशिता की मम्मी चिल्ला पड़ती है और बोलती है कि उसे उसकी मदद नहीं चाहिए। देन अचानक एक इविल हाथ कैबिनेट के पीछे से निकलता है और वो एक महंगी प्लेट को कैबिनेट के ऊपर से गिरा देता है। ऐसा होते ही मम्मी जी फिर से माफी मांगने लगती है और मेगुमी को सुनाई देती है एक बूढ़ी औरत की आवाज, जो मेगुमी को बोलती है कि वो योशिता के लायक लड़की नहीं। और ये सब होने के बाद योशिता मेगुमी को वहां से ले जाता है, पर जाते जाते मेगुमी मम्मी जी को देखती है जो बिल्कुल इविल और पोजेस्ड हो गई थी। खैर योशिता और मेगुमी जाते हैं योशिता के कमरे में, जहाँ पे योशिता मेगुमी के लिए एक बड़ा प्यारा सा गाना पियानो पे बजाता है। एंड देन थोड़ी देर बाद जब मेगुमी वॉशरूम के लिए जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि किचन में मम्मी जी एक अजीब जानवर को काट रही थी। ये देखकर मेगुमी समझ जाती है कि उसे घर जाना चाहिए, पर घर जाने की बात से मम्मी हो जाती है गुस्सा और वो मेगुमी को बोलती है कि घर जाने से पहले उसे पूर्वजों के सामने प्रेयर करनी होगी। मेगुमी को अब प्रेयर करने के लिए प्रेयर रूम में आना ही पड़ता है, पर वहां से योशिता चले जाता है क्योंकि उसे कुछ सामान लाना था और मेगुमी उस कमरे में रह जाती है अकेली। और जल्दी ही मेगुमी को बहुत सारी इविल आवाजें सुनाई देने लगती है, जो मेगुमी को बार बार बोलती रहती है कि वो योशिता के लिए एक अच्छी लड़की नहीं और उसे योशिता को छोड़ना होगा। मेगुमी डरने लगती है और अचानक उसके पीछे से एक डिमोनिक आत्मा के हाथ उसे आकर बुरी तरीके से डरा देते हैं। देन अचानक सारे के सारे फैमिली मेंबर्स की फोटो हो जाती है इविल और मेगुमी को फील होता है कि कोई उसके सामने खड़ा है। तो मेगुमी बगल से एक सफेद कपड़ा लेकर अपने सामने फेंक देती है और उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि कपड़े के नीचे आ गई थी परदादी की इविल आत्मा, जो मेगुमी की तरफ अब क्रीपी तरीके से बढ़ने लगती है। और मेगुमी अपनी जान बचाकर उस कमरे से निकलती है, पर तब भी उसकी सांसें अटक जाती है, क्योंकि अब वहां पे आ गई थी मम्मी जी, जो पूरी तरीके से पोजेस थी और उसके हाथ में चाकू था। मम्मी मेगुमी को मारने के लिए बिल्कुल रेडी थी, पर मेगुमी चिल्लाती है और अपनी जान बचाकर उस डिमोनिक घर से भाग जाती है। अब यहाँ से सीन जाता है 7 साल आगे और आज मेगुमी को मिलने बुलाता है योशिता, जिसने एक नई गर्लफ्रेंड पटा ली थी और वो गर्लफ्रेंड भी मेगुमी से आकर मिलती है। बातों के बीच में योशिता चले जाता है कॉफी लेने और गर्लफ्रेंड अब मेगुमी से पूछती है योशिता की फैमिली के बारे में, जिससे साफ हो जाता है कि योशिता की नई गर्लफ्रेंड भी उसकी माँ से मिलके आई होगी। पर इससे पहले मेगुमी कुछ भी बता पाती, योशिता वापस आ जाता है। देन मेगुमी बस यूं ही बोल देती है कि योशिता की माँ एक अच्छी लेडी है, पर तभी मेगुमी को सुनाई देती है परदादी की फिर से आवाज, जो मेगुमी को याद दिलाती है कि वो योशिता के लिए आज भी एक सही लड़की नहीं। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं योशिता की माँ को भी, जो दूर से ही सारी चीजों पे नजर रख रही थी। कहने का मतलब दोस्तों, योशिता की शादी उसी लड़की से होगी जिसको
को उसके पूर्वज अप्रूवल देंगे और बाकी लड़कियों को वो डराकर भगा देंगे। और जो योशिता की माँ थी वो भी शायद इसी जंजाल में फंसी हुई थी, क्योंकि जब भी उससे जरा सी गलती हो जाती थी तो उस बेचारी को बार बार पूर्वजों से माफी मांगनी होती थी। और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब तीसरी कहानी का नाम है पोजेशन, जिसकी शुरुआत में हम देखते हैं सात्सुको को और उसकी डेट नाकागावा को। ये उनकी 5वीं डेट थी, पर नाकागावा आज सात्सुको के लिए लेके आया था वाइन की बोतल एक एनिवर्सरी गिफ्ट के तौर पे, जो सात्सुको को थोड़ा अजीब लगता है। और तभी बार में आ जाती है सात्सुको की एक पुरानी दोस्त युमिको, जो उन दोनों की डेट क्रैश कर देती है और नाकागावा को बोलती है कि सात्सुको ने ही उसे बुलाया था बार में, जबकि ये बात सच नहीं थी। हालांकि सात्सुको चुप रहती है और कुछ नहीं बोलती। देन इसके बाद युमिको लगातार सात्सुको को मैनिपुलेट करती रहती है और पूरी तरीके से डेट बर्बाद कर देती है। युमिको नाकागावा से भी फ्लर्ट करती है और एंड में सात्सुको को भेज देती है घर, ये बोलकर कि वो नाकागावा का ख्याल रखेगी। और दोस्तों, उस दिन के बाद से नाकागावा हो जाता है गायब। कुछ दिन बाद इस बारे में सात्सुको बताती है मेगुमी को, और दोस्तों मेगुमी और सात्सुको एक ही कंपनी में काम करते थे इस स्टोरी के टाइम पे। पर जब मेगुमी युमिको की फोटोज देखती है तो उसे अंदर से एक अजीब फीलिंग आती है, जैसे युमिको के साथ कुछ गड़बड़ है। एंड देन जिस कैफे में वो दोनों दोस्त बैठी हुई थी वहीं पे युमिको भी आ जाती है और वो बिन बुलाए सात्सुको के साथ बैठ जाती है। युमिको देन तुरंत मेगुमी को इनवाइट कर लेती है अपने घर पे, ताकि मेगुमी युमिको का फॉर्चून देख सके। और ऑब्वियसली मेगुमी मना नहीं कर पाती, पर वो जानती थी कि कल का दिन उसका बिल्कुल अच्छा नहीं जाने वाला। देन अगले दिन लंच टाइम पे मेगुमी सात्सुको से पूछती है युमिको के बारे में, क्योंकि मेगुमी को शक था कि शायद युमिको ने ही नाकागावा को गायब करा है। पर दोस्तों, सात्सुको के हिसाब से युमिको एक अच्छी लड़की है और नाकागावा जरूर कहीं बिजी होगा। असल में स्कूल टाइम पे सात्सुको की मदद हमेशा युमिको ही करती थी और हर प्रॉब्लम में वो सात्सुको को बचाती थी। और इसलिए सात्सुको मेगुमी को समझाती है कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि युमिको एक अच्छी लड़की है। एंड शाम को वो दोनों जाते हैं युमिको के घर। घर में घुसने से पहले ही मेगुमी को एक परछाई दिखाई देती है खिड़की में। एंड देन युमिको से मिलने के बाद घर में एंट्री लेने पे मेगुमी देखती है बहुत सारी रिलीजन और साइकिक वाली किताबों को। हर जगह रिचुअल वाला सामान फैला हुआ था और यहाँ पे मेगुमी अच्छे से समझ जाती है कि युमिको भी उसी की तरह एक साइकिक है। पर अगर ऐसी बात है तो उसने मेगुमी को अपने घर पे क्यों बुलाया है फॉर्चून रीडिंग के लिए। देन मेगुमी और सात्सुको घर में इधर उधर देखने लगते हैं और युमिको किचन में चले जाती है बातें करते करते। युमिको बताती है कि उसके पास भी कुछ खास शक्तियां हैं और वो अपनी शक्तियों से बुरे लोगों को मजा चखाती है। पर तभी मेगुमी को दिखाई देती है एक फोटो एल्बम जिसपे नाकागावा का नाम लिखा हुआ था और मेगुमी चुपके से उस एल्बम को उठा लेती है। वो अब जब उस एल्बम को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि नाकागावा की एल्बम में नाकागावा की लाइफ के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था, जिससे ये साबित हो जाता है कि युमिको नाकागावा का बहुत टाइम से पीछा कर रही थी। पर बात इतनी सी नहीं है, क्योंकि दोस्तों असल में नाकागावा एक क्रिमिनल था जिसने अपना नाम चेंज कर लिया था और वो जेल भी गया था, क्योंकि वो स्कूल की लड़कियों की वीडियोस बनाते हुए पकड़ा गया था। और शायद नाकागावा पे युमिको ने इसलिए ही नजर रखी हुई थी। ये एल्बम अब मेगुमी सात्सुको को दिखाती है और सात्सुको भी चौंक जाती है। देन मेगुमी टॉयलेट जाने के बहाने घर में छाना बीनी करने के लिए चले जाती है, पर जब वो सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी चेक करने तो सात्सुको भी उसका साथ देने के लिए आ जाती है। सीढ़ियों के ऊपर उन दोनों को मिलता है एक कमरा, जिस कमरे के अंदर हर जगह टिन फॉइल लगी हुई थी, क्योंकि दोस्तों जापान में कहते हैं कि टिन फॉइल से बुरी शक्तियां दूर रहती हैं या फिर एक जगह बंद हो जाती है। और इस कमरे के अंदर दोनों लड़कियों को मिलता है नाकागावा, जो बहुत ज्यादा अजीब हो गया था। पूरे कमरे में उसने लेटर्स चिपका रखे थे, जिन लेटर्स में नाकागावा माफी मांग रहा था और वो अपना सर बार बार दीवार में मार मार कर सॉरी बोल रहा था। सात्सुको नाकागावा से बात करने की कोशिश करती है, पर नाकागावा उसकी बातों का जवाब नहीं देता। एंड देन वहां पे आ जाती है युमिको। युमिको अब दोनों लड़कियों को समझाती है कि नाकागावा अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है और वो जब तक यहाँ से नहीं जा पाएगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। और ये देखकर मेगुमी बोलती है सात्सुको को कि उन्हें इस लड़के की मदद करनी होगी, पर सात्सुको को अचानक कुछ हो जाता है। हाय, ओनेगाईशिमासु। और वो भी बोलती है कि मुझे भी अपने पापों का प्रायश्चित करना है, जिसके बाद सात्सुको भी चले जाती है एक दूसरे कमरे के अंदर जिसमें टिन फॉइल लगी हुई थी और मेगुमी डर के अपनी जान बचाकर भाग जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे।
अब दोस्तों कुछ महीने बाद हमें पता चलता है कि सात्सुको ने उस दिन के बाद से जॉब छोड़ दी थी और आज मेगुमी को इंस्टा पे मिलती है एक फोटो जिससे उसे ऑलमोस्ट उल्टी हो जाती है, क्योंकि फोटो में था नाकागावा और साथ में सात्सुको और यूमिको जो दोनों ही प्रेग्नेंट थी। यहाँ पे मेगुमी को समझ आता है कि यूमिको एक इविल साइकिक थी जो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करती है, और जब यूमिको की मुलाकात मेगुमी से हुई थी तो यूमिको को बस साबित करना था कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल है, और इसलिए ही उसने मेगुमी को अपने घर पे इनवाइट करा था। अब यूमिको का असली मकसद बुरे लोगों का मजा चिखाना था या फिर कुछ और, ये तो हमें बताया नहीं जाता, पर मेगुमी इस केस से दूर रहने वाली थी और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब चौथी कहानी का नाम है स्नेक स्किन, और ये कहानी शुरू होती है कुछ स्कूल के बच्चों को दिखाते हुए जो स्कूल से घर आ रहे थे, जब एक लड़का देखता है एक लड़की को जो रोड से किसी चीज को उठाकर अपने घर में ले जाती है। लड़का उस लड़की का पीछा करता है और दोस्तों इस लड़की का नाम है मीको जो अपने गार्डन में किसी चीज को घूर रही थी। देन लड़का वापस अपने दोस्तों के बाद भाग जाता है, पर हम लोग फॉलो करेंगे मीको की कहानी को। मीको रहती थी अपने नाना ताकेशी के साथ और उनका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अजीब था। वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और ना ही कुछ बात करते थे, वो सिर्फ बाहर का खाना खाते थे। और एक रात मीको अपना डिनर गिरा देती है। ताकेशी जाता है सफाई करने के लिए, पर मीको एक फ्राइड चिकन का टुकड़ा उठा कर खाने लगती है, जिससे ताकेशी को आ जाता है गुस्सा और वो मीको को धक्का देकर गिरा देता है। मीको दिन ताकेशी को गुस्से में भूनने लगती है और ताकेशी दिन उसे खूब मारता है, जैसे ये साबित हो गया था कि वो एक अब्यूजिव आदमी है। दिन रात को दोनों लोग सो जाते हैं और हम देखते हैं बेचारी मीको को जैसे स्टोरेज रूम में सोना पड़ता था और वो अपनी माँ की फोटो को अपने हाथ में लेकर सोती थी, क्योंकि उसे अपनी माँ की बहुत ज्यादा याद आती थी जो मीको को छोड़ के चले गई थी बहुत पहले अपने बॉयफ्रेंड के लिए। अब अगली सुबह ताकेशी आता है और वो मीको को बैग देकर बोलता है कि अपना सामान पैक करो, तुम्हारी माँ तुम्हें लेने आ रही है, जिससे मीको बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। देन उस शाम को मीको की माँ घर पे तो आती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ और मीको सारी बातें छुप छुप कर सुनने लगती है। मीको को जल्दी ही पता चलता है कि उसकी माँ तो बस अपने पापा से पैसे मांगने के लिए आई थी, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड को किसी की उधारी चुकानी थी। ऑब्वियसली ये बात ताकेशी को अच्छी नहीं लगती और वो मीको की माँ को डांट कर भगा देता है। वो दोनों वहां से चले जाते हैं और जब मीको देखती है कि उसकी माँ फिर से उसे छोड़कर भाग रही है तो उसका दिल टूट जाता है और वो गाड़ी का पीछा करते करते भागती है अपनी माँ के पीछे। पर एंड में मीको अकेले ही रह गई थी और ताकेशी भी आकर उसे बोलता है कि मीको कभी भी उसका घर छोड़कर जा सकती है, वो उसे नहीं रोकेगा। अब अगले दिन स्कूल के फिर से कुछ लड़के घर आ रहे थे और फिर से वही वाला लड़का आकर मीको के गार्डन में झांकने लगता है। वो देखता है मीको किसी चीज को पत्थर से बार बार मार रही है और जब मीको वहां से चले जाती है तो वो लड़का जाकर चेक करता है और उसे पता चलता है कि मीको ने एक सांप को कुचलकर मार डाला है, जिसे शायद वो कहानी की स्टार्टिंग में गली से उठा लाई थी। तभी वहां पे आ जाता है ताकेशी और लड़का भाग जाता है अपने घर। बट देन ताकेशी देखता है मरे हुए सांप को और वो घबरा जाता है क्योंकि सांप को मारना एक पाप होता है। देन उस रात मीको को कुछ अजीब फीलिंग आने लगती है और उसके हाथ में होने लगती है खुजली और उसकी स्किन से खाल भी उतरने लगती है। देन रात को मीको जाग जाती है और वो किचन से जाकर लेके आती है एक चाकू ताकेशी को मारने के लिए, पर इन दी एंड उसके शरीर से सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और मीको जमीन पे गिर जाती है। ताकेशी जाग जाता है और वो देखता है कि उसकी पोती के हाथ पे बहुत सारे रैशेस और फोड़े हो गए हैं, जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। और अगले दिन बिना देर करे ताकेशी बुला लेता है एक विच डॉक्टर को घर पे, जो मीको की स्किन को चेक कर दी है और बताती है कि मीको को लग गया है एक सांप का श्राप, जिसे मीको ने गार्डन में मारा था। मीको के दोनों हाथ और कंधे रैशेस से भर गए थे और डॉक्टर के हिसाब से अगर ये दोनों हाथ के रैशेस एक साथ जुड़ जाएंगे तो सांप का श्राप मीको को पूरी तरीके से पोजेस कर लेगा और ये घर बर्बाद हो जाएगा। हालांकि इसका एक इलाज था। अगले 30 दिनों तक मीको को अंडे की भेंट चढ़ानी होगी श्राप को और एक मंत्र बोलना होगा, जिससे 30 दिन बाद श्राप खत्म हो जाएगा। और अब यहाँ से सीन जाता है सालों आगे, जहाँ पे मीको अब बड़ी हो चुकी थी और आज उसने एक साइकिक को बुलाया था अपना फॉर्चून पढ़वाने के लिए और वो ऑब्वियसली थी मेगुमी। मीको मेगुमी को बताती है कि उसको एक सांप की आत्मा ने पोजेस कर रखा है और मीको ये भी बताती है कि उसने डॉक्टर के बताए गए रिचुअल को नहीं करा था। इतना ही नहीं, मीको की कुंडली में जो भी चीजें लिखी थी उससे मेगुमी ऑलरेडी अनकंफर्टेबल हो गई थी, जिसके बाद वो बोलती है कि अब उसे घर चलना चाहिए। वो अब घर जा ही रही थी कि तभी उसके पति का फोन आ जाता है और वो आज थोड़ा घर लेट आने वाला था और तभी मेगुमी को वॉशरूम भी जाना पड़ता है। मेगुमी अब वॉशरूम की तरफ जाने लगती है जो एक लंबे से हॉलवे के एंड में था। एंड देन जब वो वॉशरूम का गेट खोलती है तो वो डर जाती है क्योंकि फ्लश के ऊपर बैठा हुआ था एक सफेद सांप।
मेगुमी तुरंत गेट बंद कर देती है और तभी मीको आकर पूछती है कि अरे अंदर कोई सांप था क्या, पर मेगुमी मना कर देती है और जब वो दोबारा अंदर जाती है तो अंदर कोई नहीं था। वो देन वॉशरूम यूज कर बाहर निकलती है और उसे फिर से दिखाई देता है वही आदमी जो ऑब्वियसली मीको का नाना था। मेगुमी अभी उस आदमी को इग्नोर करती है और वापस जाकर मिलती है मीको से और वो पूछती है कि उसके नाना के साथ क्या हुआ था। मीको बताती है कि उसका नाना बहुत ज्यादा अब्यूजिव था, बट देन मेगुमी का पति फिर से कॉल करता है और बोलता है कि वो उसे लेने आ रहा है ताकि उसे घर अकेला ना आना पड़े क्योंकि बाहर तूफान आ रहा था। देन तभी मेगुमी को दिखाई देते हैं पैरों के निशान हॉलवे में, जिनके पीछे पीछे मेगुमी जाने लगती है और पहुंच जाती है एक अंधेरे से भरे कमरे में। वो कमरे के अंदर अब एक औरत चेक करने लगती है जो बहुत ज्यादा नेगेटिव था। एंड देन तभी मीको आकर बोलती है कि उसके नाना ने इसी कमरे में फांसी लगाई थी क्योंकि लोन कंपनी वाले ताकेशी को परेशान कर रहे थे। एंड देन अचानक ताकेशी की डिमोनिक आत्मा मेगुमी के सामने आकर उसे बुरी तरीके से डरा देती है। मेगुमी समझ जाती है कि इस घर में जो भी श्राप है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और मेगुमी तुरंत मीको को बोलती है कि उसे डॉक्टर के बताए गए रिचुअल को करना ही होगा इससे पहले देर हो जाए। पर मीको बोलती है कि उसे वो रिचुअल नहीं करना और वो ऐसे ही खुश है। और इतना ही नहीं, मीको ये भी बताती है कि उसने उस सांप को जानबूझकर मारा था क्योंकि वो फील करना चाहती थी अपने नाना की तरह पावरफुल। जैसे उसका नाना उसे मारता था वैसे ही मीको वो भी सांप को मारकर देखना था कि कैसा फील होता है। ये सब सुनकर मेगुमी डर जाती है, पर लकीली उसका पति आ जाता है और वो भाग जाती है घर। पर मेगुमी के जाने के बाद हम देखते हैं मीको की पीठ को, जिसकी पूरी पीठ बड़े से रैश में बदल चुकी थी और इसका मतलब वो सांप वाला श्राप पूरी तरीके से मीको को पोजेस कर चुका है। अब दोस्तों अगले दिन से मेगुमी अपने घर पे सांप के श्राप को अंडे की बेट चढ़ाने लगती है ताकि वो मेगुमी की मदद कर सके और वो मंत्र भी पढ़ती है। मेगुमी अगले 28 दिन तक ऐसा करती है, पर 28वें दिन मेगुमी के अंदर कुछ अजीब सी फीलिंग आती है जिससे वो एक अंडे को कच्चा ही खा जाती है अपने बच्चों के सामने। और जब उसे होश आता है तो वो समझ जाती है कि श्राप नहीं चाहता कि मेगुमी उस श्राप को खत्म करे और मीको की मदद करे। खैर मेगुमी हार नहीं मानती और आखिरी दिन यानी 30वां दिन आ जाता है और घर में अंडे खत्म हो जाते हैं। शाम के टाइम मेगुमी बाजार से अंडे लेके आती है और घर में घुसने से पहले ही अंडे अपने आप टूट जाते हैं और मेगुमी कंफ्यूज हो जाती है। वो देखती है कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है और घर के अंदर बहुत सारे अंडे फूटे हुए पड़े थे। 100% कोई मेगुमी के घर में घुसा हुआ था और जब वो जाकर चेक करती है तो उसे मिलती है मीको, जो अजीब तरीके से खड़ी थी। मीको देन मेगुमी को बोलती है कि मेरे काम में अपनी टांग मत अड़ाओ और फिर अचानक मीको हो जाती है बहुत ज्यादा क्रीपी और मेगुमी पे कर देती है जानलेवा हमला। मेगुमी तुरंत अपना गेट बंद कर खुद को बचाकर भागती है और अपने घर से बाहर निकलकर सांस लेती है, पर वो समझ चुकी थी कि वो श्राप खुद को आसानी से खत्म नहीं होने देना चाहता। तभी घर पे वापस आ जाती है मेगुमी की पूरी फैमिली और मेगुमी देखती है एक सफेद सांप जो उसके घर से बाहर निकलता है और गायब हो जाता है। तुरंत मेगुमी का पति पूरे घर को जाकर चेक करता है पर अंदर से कोई नहीं मिलता, जिसके बाद वो अपनी बीवी को संभाल कर उसे ले जाता है वापस अंदर। खैर दोस्तों अब उस रात मेगुमी ने अपना वो रिचुअल पूरा कर दिया था और अब कुछ दिन बाद मेगुमी को एक मैसेज आता है मीको का, जो मेगुमी को थैंक यू बोल रही थी क्योंकि उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था और वो भी मेगुमी के रिचुअल की वजह से। मीको असल में अब ठीक हो गई थी, मतलब फाइनली मेगुमी ने जो करा वो काम करा और एक इंसान की जान बच गई। हमने अब देखा कि मेगुमी का पति बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहा है इस पूरी लाइफ में और चाहे मेगुमी भूतों को देखने की शक्ति अपने पास रखती हो, उसकी लाइफ नॉर्मल तरीके से चलती आई है और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन सुकीसोई डिमोनिक मेगुमी के डिमोनिक किस्सों की कहानी। और दोस्तों ये सीरीज का फिनाले था, तो मुझे कमेंट में अब जरूर बताना कि ये सीरीज कैसी लगी। ये सीरीज देखना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। इन डिस्क्रिप्शन में, पर अगर काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल का नाम डाल देना। अब वहाँ पे इन 4 एपिसोड को मैं डालूंगा अपनी अगली वीडियो आने के बाद, तो सीरीज का इंतजार करना। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो अगर मेरे से जुड़कर बात करना चाहते हो तो वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।